हेलो फ्रेंड्स, लमुरे स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रीट लेवल 2 2020। यानी रीट लेवल 2 का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो आप किस प्रकार से फाइट करेंगे, उसकी एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति के अनुसार अपन प्रयास करेंगे परीक्षा में सफलता पाने का। तो इस वीडियो के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं, जिन बातों पर ध्यान देंगे वो कौन कौन सी होंगी कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस गाइडलाइन के अनुसार होगा, पेपर में वेटेज क्या होगा, क्या अपने को पढ़ना चाहिए, क्या अपने को छोड़ना है, क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। इन सभी बातों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, पहला जो पॉइंट है वो है पुराना पैटर्न, यानी एक ही पेपर। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बताया है कि रीट लेवल 2 2020 में जो भर्ती या विज्ञप्ति आने वाली है, उनका जो पैटर्न होगा वो ठीक पुराने वाले पैटर्न के अनुसार ही होगा। ठीक है, यानी जिस प्रकार का पैटर्न रीट 2018 में था, ठीक उसी प्रकार का पैटर्न होगा। यानी कि जिसके अंदर क्या होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित हों, आपके 150 क्वेश्चन निर्धारित है। अब उन 150 क्वेश्चन को किस प्रकार से बांटा जाएगा वो अपन बात नीचे करेंगे कि सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे, साइकोलॉजी के कितने होंगे, और लैंग्वेजेस जो है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, उनके क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। दूसरी बात शिक्षा मंत्री जी ने जो बताई वो क्या थी कि ये जो पेपर होगा ये एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। अब कई अभ्यर्थी, कई परीक्षार्थी यहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये एनसीटी, इसको कई बार वो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें या आरबीएससी की पढ़ें, यानी कि वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ें या आरबीएससी की बुक पढ़ें। लेकिन ये एनसीटी अलग है, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, एक परिषद है जो भारत के अंदर क्या करती है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है, शिक्षकों की शिक्षा के लिए कार्य करती है। उसकी गाइडलाइन के अनुसार रीट लेवल 2 2020 का पेपर होने वाला है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो। अब ये गाइडलाइन क्या है, एनसीटी क्या है, तो आपको केवल ये ध्यान रखना कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार जो पेपर आएगा वो ठीक वैसा का वैसा होगा जो आप पीछे पढ़ रहे हैं। जो रीट 2018 का पेपर था, ठीक वैसा का वैसा सिलेबस होगा, वैसा का वैसा पैटर्न होगा। अब बात करें वेटेज कितना होगा। वेटेज पे अभी संशय बना हुआ है। वर्तमान में तो 2018 की भर्ती में तो कितना था, 70-30 का था। अब इसके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन दो ही संभावनाएं होंगी। अगर या तो 70-30 रहेगा और या 90 और 10, केवल दो ही संभावनाएं, 70-30 या 90-10। 70% तो कंपटीशन का, यानी कि जो आप रीट का पेपर दे रहे हो, 70% मार्क्स तो उसके जुड़ेंगे, और 30% जो मार्क्स हैं वो किसके होंगे, ग्रेजुएशन के। यानी 30% ग्रेजुएशन के और 70% है जो आपके क्या है, रीट का जो पेपर होगा उसके। वर्तमान का जो अभी का जो पैटर्न है उस हिसाब से, हाँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रहेगा इसी प्रकार से ग्रेजुएशन और रीट पेपर। अब बात आती है क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो मैं स्पेशली बात करूंगा साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना, उनकी बात अपन करेंगे। तो सब्जेक्ट की बात करने से पहले अपन थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से जो रीट का पेपर होता है उसके अंदर क्या क्या समावेश होता है। तो जो आपका जो पेपर होगा साइंस और मैथमेटिक्स, किस प्रकार से होगा,
30 क्वेश्चंस तो होंगे साइंस, 30 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन आपके पास होंगे साइकोलॉजी, 30 क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज फर्स्ट और 30 क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज सेकेंड। कुल क्वेश्चन हो गए 150। इस प्रकार से 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे वो साइंस मैथमेटिक्स से हो, चाहे वो एसएस से हो, चाहे वो हिंदी से हो, ठीक है। लेकिन अपन केवल यहाँ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं साइंस और मैथमेटिक्स में किस प्रकार से आएंगे। अब ये जो 30 क्वेश्चन साइंस के हैं, इनमें से लगभग 20 या 22 क्वेश्चन तो आएंगे केवल और केवल साइंस के, और 8 से जो 10% है वो आते हैं टीचिंग मेथड के। 20 से 22 तो आएंगे सब्जेक्ट के यानी कि साइंस के, और 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड्स के। यही पैटर्न रहता है लगभग, पीछे की जो एग्जाम्स हुई उनमें इसी प्रकार का पैटर्न रहा है कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन साइंस के और 8 से 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। ठीक इसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी वही एवरेज है, 20-22 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे टीचिंग मेथड्स के। साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के वही 30 क्वेश्चन हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में भी वही 30 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 150। अब बात करें लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपके इंटरेस्ट के आधार पर, आपको कौन सी भाषा अच्छी लगती है आप उसी के आधार पर चुनाव करें। देखा देखी में ना रहे कि दूसरे साथी ने तो क्या कर लिया कि संस्कृत ले ली है सेकंड लैंग्वेज, तो मैं भी उसकी जगह संस्कृत ले लूँ। आपको जो भाषा अच्छी आती है, जिसकी जानकारी आपको अच्छी होती है, वही भाषा का आप चुनाव करें। जैसे अगर आप हिंदी ले रहे हो फर्स्ट लैंग्वेज, तो आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, गुजराती ले सकते हो, मराठी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन आप किसी के बहकाव में आकर भाषा का चयन नहीं करें। आपको जो भाषा अच्छी आती है, जिसकी जानकारी अच्छी है, आप उसी भाषा का चुनाव करें। ठीक है, तो ये होगी लैंग्वेज आपकी फर्स्ट और सेकंड। तो टोटल क्वेश्चंस 150। अब देखो साइंस मैथमेटिक्स वालों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या उनको छोड़ना है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो पहले मैं बात करूंगा साइंस की। साइंस में क्या पढ़े। देखो अपना जो ये रीट का जो पेपर है, जो आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने जा रहे हैं भविष्य के अंदर, वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए आप अध्यापक बनने जा रहे हैं रीट लेवल सेकंड के अंदर। आप 6 से 8 यानी कि आपको जो अध्यापन करवाना पड़ेगा वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का तो कंपलसरी है, करवाना ही पड़ेगा। और फिर वो अलग बातें होती हैं कि आपके स्कूल के अंदर स्टाफ कम ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन आप जो अध्यापक बनने जा रहे हैं वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का आपको गणित और विज्ञान पढ़ानी है। तो इसके लिए सबसे जो मेन बातें हैं साइंस के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे कि कक्षा 6 की, 7 की और 8 की आपको साइंस की कंप्लीट बुक पढ़नी है, पूरी की पूरी एक एक लाइन पढ़नी है। कक्षा 6, 7, 8 की संपूर्ण किताब पढ़नी है आपको, साइंस की कंप्लीट बुक, संपूर्ण बुक। ठीक है, उसके अलावा कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक में केवल वो ही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। कक्षा 6, 7, 8 की जो अभी राजस्थान बोर्ड की चल रही हो तो राजस्थान बोर्ड भी पढ़ सकते हो। देखो दोनों ही है, एक तो राजस्थान बोर्ड की भी पढ़ोगे आप और एनसीईआरटी भी। अब की बार जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो अब की बार एनसीईआरटी की बुक लागू हो चुकी है। तो कक्षा 6, 7, 8 और 9 में एनसीईआरटी की बुक है।
10वीं और 12वीं में अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो 10वीं और 12वीं में केवल राजस्थान के अंदर आरबीएससी बोर्ड की ही बुक चलेंगी। बाकी कक्षा 6, 7, 8, 9 में सभी में एनसीईआरटी की बुक लागू हो चुकी है। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की पढ़ो, आरबीएससी की बुक है तो वो भी अच्छी है, वो भी पढ़ लो, और दोनों है तो दोनों पढ़ लो, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लगभग वो ही टॉपिक होंगे जो एनसीईआरटी में, वही आरबीएससी में। तो ये तो हो गया कि 6 से लेकर 10 तक आपको पढ़ना है, जिसमें से कक्षा 6, 7, 8 की तो पूर्ण कंप्लीट बुक आपको पढ़नी है, और कक्षा 9 और 10 के अंदर आपको क्या करना है, वे ही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। अब इसके बाद की बात करें, इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक अगर अपने को पढ़नी है तो वो है लुसियन की बुक आती है साइंस की, बहुत अच्छी बुक है लुसियन साइंस, वो आपको पढ़नी है, और उसके अंदर भी केवल वो ही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, ज़्यादा वाइड आपको नहीं पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप केवल उन्हीं टॉपिक्स का चुनाव करोगे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो विज्ञान में अगर आप इतना पढ़ लेते हो कक्षा 6 से लेकर 10 तक और लुसियन साइंस की, तो काफ़ी है। अब लुसियन साइंस में भी वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में। उसके अलावा लुसियन में क्या है कि आगे ऑप्शनल क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आपको सभी को हल करने। ऑप्शनल क्वेश्चन है, उनके अंदर वे क्वेश्चन भी आए हुए होते हैं जो पहले कोई एसएससी में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, यानी किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन है ना आखिरी के अंदर दिए होते हैं लुसेंट के अंदर, तो वो आपको पढ़ने हैं। अब बात करें मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स के अंदर भी वही पैटर्न है आपका कि कक्षा 6, 7, 8, चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो और चाहे आपके पास आरबीएससी हो, और 9th और 10th, तो 6, 7, 8 तो आपका क्या करती हैं, बेस, आपका जो बेस होता है ना उसको मजबूत करती हैं। कुछ फैक्ट्स होते हैं जो 9th और 10th के अंदर तो सीधे आते हैं, लेकिन ये जो कक्षा 6, 7, 8 इनके अंदर अच्छे से समझाया हुआ होता है एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक में। तो आपको 6, 7, 8 को तो एकदम पूर्ण रूप से पढ़ना है, और 9th और 10th की बुक में से केवल वो ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखे। अब बात करें अलग से कोई रेफरेंस बुक अगर इसके अंदर पढ़ना चाहिए अपन, तो वो कौन सी होगी। तो एक तो आप पढ़ सकते हो आर.एस. अग्रवाल की। आर.एस. अग्रवाल की बुक एक ऐसी बुक है जिसको अगर आप निकाल लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हो मैथमेटिक्स के रूप में। तो आर.एस. अग्रवाल में भी आपको केवल वो ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको जो आपके सिलेबस के अंदर है। आर.एस. अग्रवाल का ये फायदा हो जाएगा आपको कि आर.एस. अग्रवाल में टॉपिक के अंत में है ना क्वेश्चंस बहुत दिए होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, आप उनको सोल्व कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा सोल्व करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आर.एस. अग्रवाल है। उसके अलावा एक हेराल्ड की बुक जो आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हेराल्ड की बुक आती है, अगर आपके पास हो तो, हेराल्ड के नाम से आती है, गणित हल करने की संक्षिप्त विधि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये बुक ले आओ अगर आपको संभव हो सके तो, हेराल्ड की वही टॉपिक पढ़ो जो आपके सिलेबस के अंदर। मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इसी के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। आपको केवल एक सही टॉपिक्स का चुनाव करना है, और एग्जाम में वही बच्चा, वही परीक्षार्थी फाइट कर पाता है जिसने ज़्यादा वाइड न पढ़ा हो, हाँ, लेकिन क्रीम क्रीम उसने पढ़ी हो। जो आपका टॉपिक है वो तो आपने कम से कम 10 या 15 बार जरूर पढ़ा हो, तभी सिलेक्शन हो पाता है। अब ये होगी रेफरेंस बुक, होगी आपकी आर.एस. अग्रवाल की, होगी हेराल्ड की होगी। अब बात करें इनके टीचिंग मेथड्स की। तो देखो, टीचिंग मेथड्स के लिए जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी आपका जो रहेगा वो रहेगा आपके पीछे के जितने भी आर्ट एट रीड
और स्पेशली सी टेट, जितने भी पेपर है, जैसे मान लो आर टेट रीट तो फिर भी 2 साल में 3 साल में लग आता है, लेकिन सी टेट के एग्जाम तो लगभग प्रत्येक वर्ष होते हैं। तो आप क्या करो, टेट के रीटेट के पिछले सालों के जो पेपर हैं और सी टेट के तो लगभग 10 से 15 सालों के जो पेपर हैं आपके पास, या 10 15 20 पेपर जितने भी आप उपलब्ध हो सके आपके पास, वो सभी प्रिंट आउट निकलवा लो और उनका अध्ययन करो। और कोई एक रेफरेंस बुक आप ला सकते हो टीचिंग मेथड्स की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, सी टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके पेपर निकालो और उनके अंदर जो टीचिंग मेथड्स के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप सरल करो। उनको जब आप हल करोगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम के अंदर पुट किए जाते हैं। जब सी टेट के रीट के टेट के आप पेपर हल करोगे तो उनमें से देखो आपको क्या होगा, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं ABCD। अब जरूरी नहीं है कि अपने को चारों ऑप्शन आए, लेकिन अपने को ये पता होता है कि भाई ये जो ए है ये इसका उत्तर नहीं हो सकता, ये बी नहीं हो सकता, बाकी बच गए 2 ऑप्शन। तो छांटना आपको 2 में से होता है। तो ये आपको तभी पता लगेगा जब आप ये जो पुराने पेपर्स हैं आप उनको सोल्व करोगे, उनके ऊपर रिसर्च करोगे, तभी आपको पता चलेगा। और कोई आप रेफरेंस बुक ला सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो टीचिंग मेथड से रखते हैं। भाई साइंस कोई भी पढ़ लेगा, बुक्स काफ़ी आती हैं, मैथमेटिक्स भी कोई पढ़ लेगा, लेकिन टीचिंग मेथड्स हैं, क्योंकि लगभग 15 से और 20 के बीच क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड्स के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आपका टीचिंग मेथड्स अच्छे हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो। चौथी जो बात करें अपन, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान की जो बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी और जो अच्छी बुक हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे एक तो आती है अनुपमा की, अनुपमा शिक्षा मनोविज्ञान, अच्छी बुक है। इसके अंदर फैक्ट्स दे रखे हैं, SS राठौड़ की है और अनुपमा के नाम से आती है। अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं आपको, और जल्दी से इसकी जो थ्योरी है वो इस प्रकार से है कि लगभग याद हो जाती है। एक बुक तो ये सजेस्ट करूँगा अगर अनुपमा ये। उसके अलावा एक है जो डॉक्टर वंदना जादौन है, प्रभात के नाम से निकालते हैं, ठीक है। ये यहाँ तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की हैं, एक थर्ड ग्रेड की भी थी रीड की, वो नहीं अभी मेरे पास, लेकिन इसी प्रकार से आती है प्रभात के नाम से, ठीक है, डॉक्टर वंदना जादौन। और जो तीसरी बुक मैं करूँगा, अगर कोई वाइड पढ़ना चाहता है, नॉलेज चाहता है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का, तो आप अवनी पब्लिकेशंस की जो बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र, जिसके लेखक है श्री धीर सिंह धाबाई, ये बुक बहुत अच्छी है। हालांकि मैंने इसको कंप्लीट तो नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक पढ़ा है मेरे को अच्छी लगी है। तो आप अगर पूर्ण रूप से चाहते हो कि साइकोलॉजी के अंदर कुछ छूटे नहीं और आप वाइड अध्ययन करना चाहते हो, तो आप ये अवनी पब्लिकेशन की शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र पढ़ सकते हो। तो साइकोलॉजी में मैं बता रहा हूँ कि प्रभात पब्लिकेशंस है या अवनी पब्लिकेशंस, और एक आपको बताई अनुपमा, कोई से भी ला सकते हो। इसके लिए भी वही पैटर्न आपको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे की एग्जाम्स के अंदर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को हल करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नंबर 5 पर बात करें, लैंग्वेज फर्स्ट, चाहे आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। तो हिंदी की अगर बात करें तो जो सर्व प्रमाणित है राघव प्रकाश जी की हिंदी की बुक है वो है, या फिर जो आपके पास कक्षा 8 की, 9 की, 10 की जो हिंदी की जो बुक हैं और उनके अंदर जो टॉपिक है व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो।
ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आप क्या कर सकते हो, कक्षा 6 से 10 तक जो भी टॉपिक आपके दे रखे हैं इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर, वो आप पढ़ सकते हो। रेफरेंस बुक की बात करें इन दोनों की, तो आप कम से कम एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ हो, A to Z सब्जेक्ट का दिया हो, साइंस का, मैथमेटिक्स का दिया हो, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, यानी कि एक पूरी विषय सारणी आपको बना के दे रखी हो। तो आप कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार वो बुक आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। मैं जो सजेस्ट करूंगा वो है लक्ष्य की बुक। लक्ष्य की गाइड है नॉर्मली, जिसमें सभी के टॉपिक दिए हुए होते हैं, पूरा का पूरा एक जगह लिखा हुआ आपको मिल जाता है, पूरे टॉपिक होते हैं आपके पास समय विषय सारणी होती है, तो आप उसको देख के आप अपने टॉपिक्स का ज्ञान कर लेते हो कि अपने एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आने वाले हैं और ये अपने पढ़ लिए, ये बच गया, ये बाकी है, उस हिसाब से आप, ठीक है। लक्ष्य की बुक है जिसके अंदर हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, साइकोलॉजी भी होगी, सभी आ जाएगा। अब बात करें किस प्रकार से पढ़ें और कैसे पढ़ें। बुक्स तो हो गई, ठीक है। तो आपका जो टाइम टेबल होगा वो इस प्रकार से होगा कि आप एग्जाम होने से पहले तक, यानी कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उस समय से पहले तक कम से कम आप इस प्रकार से तैयारी करो कि आप लगभग 10 से 15 बार तक आप उसका रिवीजन कर चुके हो। 10 से 15 बार तक। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप केवल उतना पढ़ो जो आपके सिलेबस में है, अच्छा पढ़ो, क्रीम निकालो, ठीक है। और किस प्रकार से पढ़ो कि भाई अपने को एग्जाम से पहले 10 से 15 बार रिवीजन करना है प्रत्येक टॉपिक का। आपके दिमाग में प्रत्येक टॉपिक होना चाहिए कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये मैंने पढ़ लिया, इसको मैंने 5 बार पढ़ लिया, इसको 7, इसको 10, इसको 15, जो भी है, ठीक है। दूसरी बात, नोट्स किस प्रकार से बनाओगे, महत्वपूर्ण है नोट्स। आप जब भी बुक्स पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने ये जो पढ़ा मेरे याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, उनको वन लाइनर बना लो या नोट्स बना लो उनके अच्छे अच्छे खुद के, ठीक है। जिस वे में बनाओ कि आपको बस याद हो जाए आपको देखते, ठीक है। नोट्स बनाओगे आप, जो भी टॉपिक है आप उसके नोट्स बनाओ, या जो ऐसी बातें हैं जो आप भूल जाते हो बार बार, उनको ऐसी जगह लिखो ताकि आपके क्या हो जाए, बार बार वो ध्यान में रहे, बार बार आप उसको देखो तो आपके दिमाग में स्थायी रूप से याद हो जाए। अब बात करें कि स्टडी किस प्रकार से करें। तो देखो, स्टडी का जो सबसे उत्तम जो तरीका है, अगर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, अगर आपके पास साथी है, आपका कोई पढ़ने वाला दोस्त है, कोई पड़ोसी है ना, कोई गांव का, जो भी हो, अगर आप ग्रुप के अंदर स्टडी करोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ग्रुप स्टडी। क्यों? क्योंकि ग्रुप स्टडी के अंदर क्या होता है कि आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके कोई गलत क्वेश्चन है वो सामने वाले के पास जाएगा तो वो उसके ऊपर, उसके पास अगर सही आंसर है तो वो बताएगा। यानी कि वो डिस्कस करने से क्या होता है कि अपने डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और वो चीज़ें क्या ज़्यादा दिनों तक स्थायी रहती हैं। तो ग्रुप स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक निश्चय कर लो कि मेरे को एग्ज़ाम के अंदर जब भी होगा, देखो एग्ज़ाम का भी निश्चित नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि अगर अक्टूबर के अंदर अगर फॉर्म निकल आएंगे तो शायद फरवरी या जनवरी तक एग्ज़ाम, लगभग फरवरी तक एग्ज़ाम होना तय है। तो फरवरी तक एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब आपके पास 3-4 महीने, तो 3-4 महीने में आपको कम से कम 15 बार रिवीजन करना है प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक टॉपिक का, ठीक है। और आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य होना चाहिए 130 प्लस नंबर्स। यानी आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि भाई मेरे को तो 130 नंबर लेके आने 150 में से, और ये 130 का लक्ष्य लेकर चलोगे तभी आपके मानो 115 या 120 तक आप पहुंचोगे, और 115 या 20 तक पहुंचोगे तभी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलना संभव होगा, वरना नहीं होगा। देखो, नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी करने का आनंद भी तो आना चाहिए ना। तो आनंद कब आएगा? जब आपके पास 130 नंबर आएंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो आपके
कोई परेशानी नहीं होगी। फिर होम डिस्ट्रिक्ट में आप आराम से क्या कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब अदर डिस्ट्रिक्ट में आते हो, जब आप बाहर जाते हो तो बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, केवल थोड़ी सी मेहनत ही तो ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो 130 का टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए और उसी के अनुसार आप पढ़ो उसको। ओके, तो वीडियो लाइक आए तो शेयर ज़रूर करना इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ। थैंक यू।